बेटा ये लिखें प्लीज। बेटा प्लीज लिख लें ये सब। अच्छा जी, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की बेसिक्स वगैरह सारी कर ली है कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और से सुने, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट क्या होता है, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की डिफरेंट पॉलिसीज क्या होती हैं, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल, जिसको हम ईयरली बेसिस बोलते हैं, या एक और पॉलिसी बेस होती है मंथली बेसिस की, यानी ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने मंथ्स यूज करोगे उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे, राइट। ये पुरानी क्लासेस का मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है इससे पहले। देन उसके बाद फिर आप लोगों ने डिस्पोजल से रिलेटेड अकाउंटिंग की है कि आप एक एसेट बाय करके कुछ अरसे बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हो तो क्या होगा, डिस्पोजल में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होता है, नेट बुक वैल्यू से अगर महंगा बेच दिया तो गेन आएगा और एनबीवी से सस्ता बिक गया तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, राइट। ओके, फिर उनकी लॉजिक्स, ये सारी चीजें। फिर आपके 3 अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़े, एक मशीन कॉस्ट अकाउंट, मशीन पी अकाउंट याद है, लेजर्स, एक मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, एक मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, याद है ये 2 अकाउंट। मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर है एसेट, मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर है एसेट, और उसका कॉन्ट्रा, उस एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है। ओके, जैसे आप सबको ये बात पता होगी, जैसे सेल्स एक अकाउंट है तो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न, याद है ना। इसी तरह परचेजेस एक अकाउंट है तो परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, परचेज रिटर्न, जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी तरह रिसीवेबल एक अकाउंट है तो रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट क्या है, अलाउंस, याद है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। सिमिलरली मशीन या नॉन करंट एसेट एक अकाउंट है तो इसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। तो कॉन्ट्रा अकाउंट वो अकाउंट होता है जो उस चीज को कम कर रहा होता है, उस चीज को कम कर रहा होता है, सही है। तो उस अकाउंट का नेचर बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सही है। तो बेटा आप लोगों ने, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, डियर स्टूडेंट्स, तो मशीन कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पढ़ा है, राइट। ओके, और फिर उसी हेल्प से आप लोगों ने डिस्पोजल अकाउंट भी पढ़ा है, डिस्पोजल की एंट्रीज भी पढ़ी है, ना सिर्फ डिस्पोजल की एंट्रीज भी पढ़ी है उन क्लासेस में पिछली, बल्कि उसके साथ साथ आपने डिस्पोजल का अकाउंट भी पढ़ा है। तो अकाउंट बनाना भी आ सकता है, एंट्रीज बनाना भी आ सकती है, और चाहे आप अकाउंट से काम करो या एंट्री से बनाओ, अल्टीमेटली आपके पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकल आता है, अल्टीमेटली आपके पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकल आता है, कैलकुलेट हो जाता है, अल्टीमेटली यू गेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके, देन
फिर उसके बाद आपने उन्हीं क्लासेस में एक्सचेंज ऑफ एसेट भी पढ़ा हुआ है। एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब आपने अपना एक पुराना एसेट देके नया एसेट बाय कर लिया। पुराना एसेट देके नया एसेट बाय कर लिया तो उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें भी हैं आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, ओके। देन उन्हीं क्लासेस में फिर आपने पिछली क्लासेस में एनबीवी का अकाउंट भी पढ़ा हुआ है। एनबीवी बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी गिवन हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी गिवन हो। मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी गिवन हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी गिवन हो। कभी कभार आपको डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू की भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो जब आपको डायरेक्ट एनबीवी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जब आपको डायरेक्ट एनबीवी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप एनबीवी का अकाउंट बनाते हो। वो भी आप सबने लाइफ में पढ़ा हुआ है, उन्हीं क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ओके, देन उसके बाद और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम किट के क्वेश्चंस और ये सब चीजें हमने ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कशन की थी। अब मैं यहाँ से फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है इसका स्कोप। IS 16 का सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है स्कोप, नजर आ रहा है? यानी IS 16 कहाँ अप्लाई होगा, IS 16 कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा? तो भाई IS 16 हर उस नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो हमने यूज कर, मोटी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो हमने यूज करने की नीयत से लिया हुआ है और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो हमने यूज करने की नीयत से लिया हुआ है और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। तो हर वो नॉन करंट एसेट जो हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया हुआ है, एग्जाम्पल बिल्डिंग, अगर आपकी प्रेमिसेस है तो उस प्रेमिसेस की जो ऑफिस है, ऑफिस अगर आपकी अपनी ओन्ड ऑफिस है तो उस पर IS 16 लगेगा क्योंकि आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं। आप फैक्ट्री है आपकी, फैक्ट्री भी आप बिजनेस में यूज करते हो तो फैक्ट्री की बिल्डिंग पे भी IS 16 लगेगा। आपके पास बहुत सारी मशीन्स हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नाम ही इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। बहुत सारी मशीनरीज हैं अपने फैक्ट्रीज में, उन सब पे IS 16 लगेगा। आपका देर इज आपके ऑफिस में ऑफिस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, स्प्लिट यूनिट्स लगे हुए हैं, पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब चीजें हैं, फर्नीचर है, IS 16 लगेगा। आपके इदारे में बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। बेचने वाली गाड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात नहीं कर रहा। शोरूम, हाँ शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी होती है, शोरूम के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी होती है, लेकिन बाकी उसके अलावा नॉर्मल बिजनेस गाड़ी यूज करने के नियत से लेता है तो ये सारे ये इन सब पे IS 16 अप्लाई होता है। इन सब पर IS 16 अप्लाई होता है। इन सब पर IS 16 अप्लाई होता है। ओके, राइट। नाउ अब रिकग्निशन क्राइटेरिया के क्या मतलब है? वो कौन सा दिन होगा जब हम IS 16 वाले एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? वो कौन सा दिन होगा जब हम IS 16 वाले एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे? उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया है नंबर 1, यहाँ देख लें, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी जब हमें हाई चांसेस होंगे कि उससे हमें फायदा होगा, जब हाई चांसेस होंगे कि हमें उससे फायदा होगा। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एसेट वो चीज होती है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो, एसेट वो चीज होती है जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो। और नंबर 2, कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड। भाई आपने कितने का खरीदा है, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। सिर्फ एक चीज सोचें, आज अगर मुझे अपने इदारे की गाड़ियां, अपने इदारे का व्हाइट बोर्ड, अपने इदारे की चेयर्स अगर मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट में दिखानी है, अपने इदारे के एसेट्स अगर मुझे मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट में दिखाना है, तो क्या मैं उनकी तस्वीरें खींच के लगाऊंगा या उनकी वैल्यू लिखूंगा? वैल्यू लिखूंगा ना। आपने आज तक जिंदगी में जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है वो नंबर्स में पढ़ी है, नंबर्स में मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ी है, तो बेटा उनकी मॉनेटरी वैल्यू का पता होना जरूरी है। सही है, तो ये दो शर्तें हैं। पहली क्या है? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, और नंबर 2 कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो और नंबर 2 क्या है? कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। कुछ एडवांस बुक में, वैसे आप लोग की बुक्स में नहीं, कुछ एडवांस बुक्स में इस पहली कंडीशन के बारे में बोला, ये पहली कंडीशन जो है ना वो डीम्ड होती है। ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, ये पहली कंडीशन डीम्ड होती है, ये जरूर मीट होती है। उसकी वजह क्या है? देखो, आज मैंने 10 लाख रुपए देके एक जनरेटर खरीदा, आज मैंने 1 मिलियन 10 लाख रुपए देके एक जनरेटर खरीदा, तो यार जरा सोचो, जब मैं 10 लाख की पेमेंट करके एक चीज खरीद रहा हूँ तो फायदा होगा तभी तो खरीद रहा हूँ।
तो ये डीम्ड बात है कि फायदा तो होता ही है। आप नॉन करंट एसेट से फायदा तो आपको होगा ही होगा यार, तभी तो आपने पेमेंट की है, तभी तो आप खरीद के लाए हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज बेसिकली डीम्ड। पॉइंट नंबर 1 इज डीम्ड, नॉर्मली ये मीट होता है। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 1 की एक एक्सेप्शनल किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक एक्सेप्शन सुनाता हूँ, सुने कि कब ये मीट नहीं होगा, जरा ऐसे सोचते हैं। आपने क्या करा, आप एक नॉन करंट एसेट खरीदा और वो खरीद के ला रहे थे, अचानक लड़के उठा के ला रहे थे, उन्होंने गिरा दिया और इतना बुरी तरह गिराया कि वो डैमेज होके बिल्कुल चूरा-चूरा हो गया। वो नॉन करंट एसेट डैमेज होके बिल्कुल चूरा-चूरा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब तो उससे आपको कोई फायदा ही नहीं होगा ना, खत्म हो गया। तो अब ऐसी सूरत-हाल में आप कैपिटलाइज़ नहीं करोगे, उसको राइट ऑफ कर दोगे। ऐसी सूरत-हाल में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैपिटलाइज़ नहीं करोगे, बल्कि उसे राइट ऑफ कर दोगे। ओके? नाउ तो पहली चीज मैंने क्या बताई, स्कोप। स्कोप का मतलब आईएस 16 कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ किन चीजों पर अप्लाई होता है, ठीक है। नंबर 2, रिकग्निशन क्राइटेरिया। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन से आप आईएस 16 को अपनी बुक्स, आईएस 16 वाले एसेट को अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर लोगे। आईएस 16 वाले एसेट को अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर लोगे। ओके। और नंबर 3, अब सुनो, इनिशियल रिकग्निशन, मेरी बात सुनो बेटा। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में, मेरी बात सुने, पिछली क्लासेस में जब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की क्लासेस ली हैं पिछली, उसमें एक चीज तैयार गिवन होती थी, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन तैयार गिवन होती थी, जिसको आप डेप्रिशिएट करते थे। जबकि हकीकत में ये कॉस्ट कैलकुलेट करने भी आती है। इन रियलिटी ये कॉस्ट कैलकुलेट करने भी आती है। अब सुकून से सुनो। अज़्यूम करो कि हम लोग एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप जब हमारी फिजिकल क्लास में बैठते हैं, देखें हर तरफ एसी लगे हुए हैं, हर थोड़ी देर में एसी एसी लगे हुए हैं ना वहाँ। तो आज अगर मुझे एक स्प्लिट यूनिट खरीदना है, आज अगर मुझे एक स्प्लिट यूनिट खरीदना है मेरे बच्चों सुनो, तो स्प्लिट यूनिट अगर मैं जाके सदर से या तारिक रोड से कहीं से खरीदता हूँ, तो 50,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है, 50,000 रुपए की कॉस्ट है। लेकिन स्प्लिट यूनिट का इंटेंडेड यूज़ क्या है? स्प्लिट यूनिट का इंटेंडेड यूज़ इज़ कूलिंग, रूम को ठंडा करना है, ठीक है? तो क्या अगर मैं 50,000 रुपए दूँगा तो क्या मेरा रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, नहीं। मुझे अभी कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी देनी है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर मैं दूँगा, तब जाके वो मेरे इदारे तक पहुँचेगा। तो 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेट्स से लग गई। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर मैं लगाऊँगा, तभी वो मेरे इदारे तक पहुँचेगा, और जब मेरे इदारे तक पहुँचेगा तभी तो कूलिंग करेगा। हाँ, इसी तरह स्प्लिट यूनिट चलो आ गया मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर पड़ा है। लेकिन क्या बाहर पड़ा है तो कूलिंग कर देगा? नहीं, उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एक टीम आती है जो इंस्टॉल करती है, 2-3 हज़ार रुपए लेती है, इंस्टॉल कर देती है। तो जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी, इंटेंडेड यूज़ स्टार्ट नहीं होगा। तो अब मैंने 50,000 रुपए का स्प्लिट यूनिट खरीदा पहले वहाँ सदर से, 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाई और 3,000 रुपए की इंस्टॉलेशन दी। तो ये कुल मिला के 55,000 का लगभग का बजट बन गया। ये कुल मिला के 55,000 का बजट बन गया, सही है? अब मुझे उसी वक़्त थोड़ी देर बाद कोई बच्चा आया और उसने बोला ये एसी कितने का है? तो मैं उसको बोलूँगा 55,000 का है। ये हमें 55,000 का पड़ा है, राइट? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट करना भी एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है कि भाई इनिशियली उसकी कॉस्ट क्या है? इनिशियली आपको वो कितने का पड़ा? तो इसको बोलते हैं इनिशियल रिकग्निशन। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इनिशियली वो रिकॉग्नाइज होगा परचेज प्राइस और कॉस्ट, ये लिखना है एक तरफ, प्लस देखो प्लस का साइन बना है, प्लस all directly attributable cost all directly attributable cost to bring asset to working condition, to bring asset to working condition, to bring asset to working condition, to bring asset to working condition। बेटा हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसिड अपनी लोकेशन तक वर्किंग कंडीशन में ना आ सकता, वो सब कैपिटलाइज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट जितने का खरीदा प्लस वो सारे खर्चे कि जिसके बगैर एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, जिसके बगैर माय डियर स्टूडेंट एसिड का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहलाते हैं। ये सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और इसको आसान ज़बानों में ये बोलते हैं कैपिटलाइज़ होंगे। ये सारे खर्चे कैपिटलाइज़ होंगे। हर वो खर्चा जो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ये सब कैपिटलाइज़ होंगे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही बोलते हैं। या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसका एक और नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की ज़बान में इसका एक और नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग की ज़बान में इसका एक और नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, राइट? अब मैंने आपके सामने एक अदद, आपके सामने कुछ
कुछ एग्जांपल्स इसकी लिखी हुई हैं। एक कॉस्ट ऑफ द एसेट का मैंने एक छोटा-सा पैकेट बनाया हुआ है, ये देखें। चलो, मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है, आप कॉपी कर लें पहले मेरे बच्चों। ये जो मैंने पैकेट बनाया ये भी कॉपी कर लें, ये 2 लाइन्स लिखी हुई हैं ये भी कॉपी कर लें। बल्कि वेट, ये सब कॉपी करें। ये सब कॉपी कर लें। बेटा लिख लिया? चलो, इधर देखें आप। बच्चों यहाँ देखो।
अब देखें, आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बना हुआ है। उसमें सबसे पहला नाम क्या लिखा है? लिस्ट प्राइस। सबसे पहला नाम लिखा है लिस्ट प्राइस, देख लें। लिस्ट प्राइस नजर आ रही है? लिस्ट प्राइस क्या है कि आप गए किसी स्टोर पे और वहां से जाके जो गुड्स, जो भी आप मशीन खरीद रहे हो, उसकी टैग प्राइस, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको वहां ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कान खोले, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। वहीं लिखा होता है 10% ऑफ, या ईद सेल, या कोई भी सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल। तो आप ट्रेड डिस्काउंट तो उसी वक्त लेस कर दोगे। लेकिन बच्चे ने कहा कि सर आपने इस पैकेट में से कैश डिस्काउंट भी लेस कराओ, इस पैकेट में से कैश डिस्काउंट। मैंने कहा नहीं, कभी भी कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में से कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, और जो सुने कान खोलें, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में से लेस नहीं करना। क्यों? कैश डिस्काउंट रिसीव, यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, देखो, कैश डिस्काउंट रिसीव आर डायरेक्टली ट्रीटेड एज अदर इनकम। वो हमेशा हमारी अदर इनकम होती है। तुमने बचपन से पढ़ा हुआ है, इन्वेंटोरी के चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, डिस्काउंट के चैप्टर में पढ़ा है कि जो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारी अदर इनकम होती है, वो हमारी अदर इनकम होती है। तो उसको यहाँ कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट से लेस नहीं करना, एसेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ना, एसेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ना। बच्चे ने कहा फिर भी कोई लॉजिक है इसकी कि कैश डिस्काउंट रिसीव ये कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट से क्यों नहीं लेस हो रहा? एक लॉजिक है, बहुत धीमे धीमे सुनो। देखें, कैश डिस्काउंट रिसीव इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट। फिर बोल रहा हूं, कैश डिस्काउंट रिसीव इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट रिसीव अराइज होता है जल्दी या लेट पे करने की वजह से, जल्दी या लेट पे करने की वजह से डिस्काउंट रिसीव अराइज होता है ना, कैश डिस्काउंट। तो इसका ताल्लुक पेमेंट टर्म्स से, इसका ताल्लुक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट से नहीं है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट रिसीव, अगर तुम सोचो ना थोड़ी देर, ये सूद की तरह की चीज है, सूद की तरह। पेमेंट जल्दी या लेट करने की वजह से अराइज होता है, तो ये सूद की तरह की कोई चीज है। ओके, तो मेरे बच्चों याद रखना ये बात, याद रखना कि कैश डिस्काउंट रिसीव डायरेक्टली अदर इनकम ट्रीट होता है, यही तुमने बचपन से पढ़ा हुआ है। अब एड इंपोर्ट ड्यूटी, देखो अब मैं वो सारे खर्चे सोचता हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी, समझ लो आप फॉरेन कंट्री से एसेट को मंगा रहे हो, समझ लो आप फॉरेन कंट्री से एसेट को मंगा रहे हो। उधर देखें, तो जब आप फॉरेन कंट्री से एसेट को मंगा रहे होंगे तो बीच में कस्टम्स डिपार्टमेंट है, तो आप जब तक इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे एसेट रिलीज नहीं होगा। आप जब तक इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे मेरे बच्चों, एसेट रिलीज नहीं होगा, एसेट रिलीज नहीं होगा। ओके, पक्का? तो इंपोर्ट ड्यूटी भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। देन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है बेटा? कभी कभार कुछ ऐसा हैजार्डस या ऐसा खतरनाक मटेरियल होता है, या कुछ ऐसे डेलीगेट एसिड होते हैं कि जिससे मंगा रहे होते हैं ना, जिस कंपनी से मंगा रहे होते हैं, शिपिंग कंपनी से मंगा रहे होते हैं, तो उसकी पॉलिसी होती है, वो साफ बोल देती है कि हम आपसे इतने पैसे इंश्योरेंस के लेंगे, वरना हम लाके ही नहीं देते। उनके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, बोला जब तक आप इंश्योर्ड नहीं करोगे ये गुड्स आप तक पहुंचेगी नहीं। तो ये वो इंश्योरेंस है, देखिए नाम पढ़े, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वो इंश्योरेंस है कि जिसके बगैर एसेट का हम तक पहुंचना ही नामुमकिन है, तो वो कैपिटलाइज होगी। देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट, बिल्कुल सही है, ये मैंने पहली मिसाल दे दी आपको कि अगर मैं सदर से स्प्लिट यूनिट खरीदता हूं तो क्या मेरा रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, जब तक मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दूंगा इदारे तक पहुंचेगा ही नहीं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को आप फ्रेट चार्जेस भी समझ लें, शिपिंग कॉस्ट भी समझ लें अगर फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो। ओके, देन इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है भाई? इदारे के बाहर आके स्प्लिट यूनिट पड़ा है, इदारे के माय डियर स्टूडेंट, माय डियर डियर स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट के बाहर आके स्प्लिट यूनिट पड़ा हुआ है, तो क्या रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे, वो अपने इंटेंडेड यूज में नहीं आएगा, अपने इंटेंडेड यूज में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक नई चीज है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग बेटा, कुछ मशीन ऐसी होती हैं कि जब आप न्यू बाय करो ना, तो उस मशीन पे लिखा होता है कि ये मशीन अपने नॉर्मल, तवज्जो से सुने, अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आने के लिए पहले शुरू में कुछ वेस्टेज करेगी। नई मशीन अच्छी क्वालिटी का आउटपुट नहीं देगी, तो पहले आपको 1000 यूनिट इसमें जाया करने होंगे। तो जब तक आप 1000 यूनिट जाया नहीं करोगे, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकती, ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकती। तो ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी एक ऐसा लॉस है, एक ऐसा लॉस है कि जिस, अगर ये नहीं करोगे तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकते, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाता है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी क्या हो जाती है मेरे बच्चों? कैपिटलाइज हो जाती है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी कैपिटलाइज हो जाती है, और यूं आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाता है ये आपके पास, सही है। अब एक बड़ा मशहूर वर्ड है, शायद मैंने पहले डिस्कस किया और नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लाइफ में इस पे वीडियोस भी बनाई है, डेवलपमेंट वीडियोस भी इस टॉपिक पे बनाई है, स्टाफ प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। वापस से बता देता हूँ, देखो बेटा मैं एक चीज समझाता हूँ। जब आप, ये बात तो आप लोगों को लाजमी पता होगी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब एक नई गाड़ी खरीदते हो बिल्कुल शोरूम से 0 मीटर,
तो शोरूम वाला कहता है ना कि 1000 किलोमीटर तक इसको भगाना नहीं है, अभी इसको 200 की स्पीड, 150 की स्पीड पे नहीं भगाना, शुरू में स्लो चलाई जाती है नई गाड़ी, ये उसका उसूल होता है। तो अगर आप चाहते हो उस स्पीड तक ले जाना, तो पहले वो शुरू का 1000 किलोमीटर का स्लो सफर तय करना होगा, याद है? इसी तरह जब आप कोई नई मशीन खरीदते हो, तो उस मशीन की बुकलेट में लिखा होता है कि पहले 1000 यूनिट की डिफेक्टेड यूनिट, यानी ये सीखेगी, अभी मशीन नई नई चलेगी ना, तो अभी ये वो क्वालिटी का आउटपुट नहीं देगी, तो इसको रवां करने के लिए पहले 1000 यूनिट में आपको लॉस होगा, यानी डिफेक्टेड यूनिट्स प्रोड्यूस करके उनको जाया करने होंगे। तो जब तक ये लॉस नहीं करोगे, जब तक ये लॉस नहीं करोगे, एसिड अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। तो हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसिड का नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होता है, सही है? तो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का भी जो लॉस है वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा। अब एक ये बड़ा मशहूर वर्ड है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों ने शायद देखी हो ना देखी हो, लेकिन मैं भी समझा देता हूँ। बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि आप कभी कभार ऐसा होता है कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक एसेट खरीद के लाते हो, तो आपके एम्प्लॉयज को उस एसेट को चलाना ही नहीं आता, आपके एम्प्लॉयज को वो एसेट यूज करना ही नहीं आता, तो आप अपने टीम बुलाते हो बाहर से, कभी बाहर से बुलाते हो टीम या कुछ भी, और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो, जिसके बाद वो उस एसेट को यूज कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है? सवाल ये है कि क्या ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है? जवाब नो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इस कॉस्ट ऑफ द एसेट के डब्बे में ऐड नहीं हो सकती। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट के डब्बे में ऐड नहीं हो सकती, राइट? ओके, मेरी तरफ देखें। बच्चे ने कहा क्यों? मैंने कहा इसके पीछे बहुत सारी दलीलें, लेकिन एक आध दलील बहुत स्ट्रांग है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों कैपिटलाइज नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत सारी दलीलें, एक आध दलील बड़ी स्ट्रांग होगी। पहली दलील, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉइज पे लग रही है, मशीन पे नहीं लग रही। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉइज पे लग रही है, मशीन पे नहीं लग रही, तो मशीन की कॉस्ट में क्यों ऐड करूं? मशीन की कॉस्ट में क्यों ऐड करूं? ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, मैंने अपने एम्प्लॉइज को एक बार ट्रेनिंग दे दी, तो उनके अंदर वो स्किल्स आ जाएंगी, तो एक बार वो स्किल्स उनके अंदर आ गई, तो वो इस मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, वो इस मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी मशीन पर भी यूज कर सकते हैं, दूसरी मशीन पर भी यूज कर सकते हैं, दूसरी मशीन पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है खालिस इस मशीन के लिए तो नहीं हुई ना, तो इस मशीन पे क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो? ये दो दलील है। और तीसरी और सबसे सुपर हिट दलील, जो असल दलील है वो क्या है बताऊं? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट पे पूरा नहीं उतरती। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट पर पूरा नहीं उतरती, यानी जवाब सुनो, स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे कैन लीव एनी टाइम, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, 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 ठीक है? 1 मिनट में रिजाइन करके जा सकते हैं। तो जब स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप सबने एसेट की लेटेस्ट डेफिनेशन सुनी होगी, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसेट की असली डेफिनेशन क्या है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो इससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके, राइट? तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इस वजह से कैपिटलाइज नहीं हो सकती, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इस वजह से कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ओके? मैंने 3 दलील आपको दी हैं, तीसरी दलील असल है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो एक 3-4 मिनट की एक वीडियो भी भेजूंगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट पे, कुछ बच्चों ने तो देखी थी जब मैंने बनाई थी, लेकिन बाकियों को मैं आप लोग के ग्रुप पे भी भेजूंगा, उसको देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, छोटी वीडियोस में और भी बातें हैं, और भी कुछ कहानियां किस्से हैं बहरहाल, लेकिन स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ओके? अब बेटा किसी ने एक सवाल पूछा है कि कैश डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम क्यों है? वैसे तो ये बेसिक लेवल पे पढ़ाया जा चुका है। बेटा कैश डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? हमने एक मशीन उधार पे ली है और जल्दी पेमेंट कर दी है। तो जब जल्दी पेमेंट करते हो तो सामने वाला पैसे माफ कर देता है।
जल्दी पेमेंट करते हो तो हमारा क्रेडिटर कम हो जाता है, तो हमारी लायबिलिटी बगैर कुछ पे किए खत्म होती है, तो इनकम होती है। कोई भी लायबिलिटी बगैर कुछ पे किए खत्म हो जाए तो हमारी इनकम होती है। तभी आप लोगों को याद होगा बचपन में आप लोगों ने डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पढ़ी है, क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ओके, देख लें एक नजर देख लें प्लीज, मैं चुप हूं यहाँ। अब पहले एक छोटा सवाल कर लें, चले ये 2 सवाल करें, कम ऑन, ये 2 सवाल कर लें, ये 2 सवाल कर लें, ये आपकी एग्जाम किट के सवाल हैं। यू हैव 2 मिनट्स, एक एक मिनट का सवाल है, चलो जल्दी जल्दी, एक एक मिनट का सवाल है। बेटे दोनों सवाल आपके सामने, यू हैव 2 मिनट्स। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अभी मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, पहले एक कॉपी के क्वेश्चन कर लो, फिर वो तो उसको अलग से पढ़ा रहा हूँ, अलग टॉपिक है भाई, बड़ा टॉपिक है। अब देखें आप माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द प्लांट बिल्कुल कैपिटलाइज होगा, यस। डिलीवरी टू फैक्ट्री, डिलीवरी का मतलब वही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बगैर वो एसेट वर्किंग का आपके आपकी लोकेशन तक ही नहीं पहुंच सकता। अब एक बात सुने, ये लिखा है 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेक डाउन, ये नहीं ऐड होगा, ये ऐसा ही है, एक मिनट, हाँ, ये ऐसा ही है जैसे आपने इंश्योरेंस कराया, एक होती है इंश्योरेंस, आंखें और कान खोलो, एक होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब आप तक पहुंचने के लिए जो खर्चा हो रहा है, आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ते में जो इंश्योरेंस कराई जा रही है वो, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट अगर आप नहीं कराओगे तो एसेट आप तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो तो कैपिटलाइज होगा, क्योंकि उसके बगैर तो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन एक और इंश्योरेंस भी होती है, आपको शायद पता होगा, फायर इंश्योरेंस। ये देखो, एक और इंश्योरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं फायर इंश्योरेंस, वो ये है भाई, नॉर्मल जो हम गाड़ियों की इंश्योरेंस कराते हैं, एक बार एसेट ऑन हो गया, एसेट ऑन हो गया आपने, फिर भी उसकी इंश्योरेंस करा ली कि कभी आग लग गई तो वो रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हर साल लगता है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को शायद इतनी नॉलेज होगी कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक फर्क है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वन ऑफ होता है जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन होता है। रेंट हर महीने दे रहे होते हैं, टेलीफोन बिल हर महीने दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने दे रहे होते हैं, क्लीनिंग हर महीने दे रहे होते हैं, याद है, वेजेस एंड सैलरीज हर महीने। तो जो चीज रूटीन रूटीन रोजमर्रा की कॉस्ट है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसी तरह इंश्योरेंस भी हर महीने की चीज है, हर साल की चीज है, जो रूटीन इंश्योरेंस है, जो रूटीन इंश्योरेंस है वो हर साल की चीज है, सही है। तो अब ये वाली जो वारंटी है ना, जरा इसको पढ़ें, 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन, 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन, इट्स लाइक इंश्योरेंस भाई, ये रूटीन इंश्योरेंस की तरह की चीज है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। यानी अगर आप सामने वाले से बगैर वारंटी के भी खरीद लेते हैं ना,
अगर आप सामने वाले से बगैर वारंटी के खरीद लेते तो भी एसेट ऑन हो जाता। आप सामने वाले से बगैर वारंटी के खरीद लेते तो भी एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाता। तो ये रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये 800 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नाउ मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्टिंग 2200 वर नेसेसरी। हाँ, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। देखो भाई, इसके बगैर इंस्टॉलेशन नहीं करोगे तो एसेट ऑन नहीं हो सकता। तो क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी? 48,000 ऐड हो जाएगा, 400 ऐड हो जाएगा और 2200 ऐड हो जाएगा। ये चीज ऐड नहीं होगी, ये चीज ऐड नहीं होगी। बेटा आंसर बनेगा कितना बना? 50,600। 50,600 इज द आंसर। 50600 इज द आंसर। 50600 इज द आंसर। बाईस सौ ऐड कर लिया ना बेटा, 2200 ऐड कर लिया, बिल्कुल कर दिया। Now, question number 118. W company bought a new printing machine from abroad. The cost of the machine was at 80,000. बिल्कुल होगी। The installation cost 5,000 होगी। The employees receive training on how to use। नहीं, staff training cost कभी भी नहीं होगी। No. Before using the machine to print customers orders, pre-production safety testing। याद है pre-production testing कितनी है? 1000। ये कैपिटलाइज होगी pre-production testing। तो इस बार कितनी कितनी चीजें हैं? 80,000, दूसरा 5,000 और तीसरा 1,000। 86,000 इज द आंसर। पिछले वाले का आंसर है 50,600। ये लो बेटा, ये दोनों कॉपी कर लें। ठीक है जी। अब चलो, अब अगली चीज है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अगली चीज का नाम क्या है? सबसीक्वेंट मेजरमेंट। इधर देखें बेटा, अभी तक जो हमने वर्ड ऊपर पढ़ा था उसका नाम था इनिशियल रिकग्निशन। उसका नाम था इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन, सुकून से सुने। इनिशियल रिकग्निशन का मतलब जिस वक्त एसेट खरीद रहे हैं, जिस वक्त एसेट को खरीद रहे हैं, कान खोलो, उस वक्त एसेट की कॉस्ट को क्या, कैसे एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी। ठीक है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बाद में, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद। सुनो बेटा, ऐसा भी होता है, आपने शायद अपनी लाइफ में सुना होगा, बल्कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हम 2-3 साल, 4 साल बाद एसेट को अपग्रेड करते हैं। हम 2-3 साल, 4 साल बाद एसेट को अपग्रेड करते हैं। कई बार एसेट में कोई पार्ट चेंज करा लेते हैं, या एसेट में नया कंप्रेसर लगा लेते हैं। पहले चाइनीज कंप्रेसर लगाओ तो अब जापानीज। एसेट को अपग्रेड कराना, सादा लफ्जों में। तो क्या फ्यूचर में हम कोई खर्चा करें, कोई बड़ा खर्चा करें, तो उसकी वजह से एसेट की कॉस्ट चेंज हो जाएगी? यानी फ्यूचर में कोई खर्चा करें तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। यानी आने वाले कल में, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो आप एसेट को अपग्रेड करा रहे हो, एसेट पे खर्चा कर रहे हो, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अब देखो, उसका पहले मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सबसीक्वेंट, ये देखो पढ़ो, सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटलाइज
आप जो फ्यूचर में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। आप फ्यूचर में जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। इफ दैट एक्सपेंडिचर increases increases future economic benefit। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में जो आप खर्चा कर रहे हो, आराम से सुने, फ्यूचर में जो आप उस एसेट पे खर्चा कर रहे हो वो कैपिटलाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये इफ अगर उस एक्सपेंडिचर की वजह से उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए, उस एक्सपेंडिचर की वजह से उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो जाए, यानी हमें ज्यादा फायदा पहुंचा एसेट। तो बच्चे ने कहा ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? मैंने कहा मैंने इसकी ये एग्जांपल्स लिखी हैं, देखो बेटा ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपके सामने। नंबर 1, इंक्रीज इन लाइफ। बेटा मैंने एसेट पे ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई। मैंने एसेट पे ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई। अज्यूम करते हैं हमारे एसेट की ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल। हमारे एसेट की ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल, ठीक है? मेरी बात सुने। मैंने 2 साल के बाद उस एसेट को ऐसा अपग्रेड कराया, उसमें ऐसी ऐसी चीजें इंस्टॉल कराई उस एसेट में कि अब उसकी रिमेनिंग लाइफ हो गई है 4 साल। भाई 5 साल ओरिजिनल लाइफ थी, 2 साल गुजर गए, तो उसूलन 3 साल बचनी चाहिए थी। लेकिन मेरे खर्चा करने की वजह से अब रिमेनिंग लाइफ हो गई 4 साल, तो लाइफ 1 साल से बढ़ गई। लाइफ 1 साल से बढ़ गई, तो लाइफ का बढ़ जाना इकोनॉमिक बेनिफिट ही तो है। बेटा अगर एक एसेट की लाइफ 1 साल से बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब उसकी वजह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट भी तो मिलेगा, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। नाउ नंबर 2, ऐसा खर्चा आपने कराया जिससे एसिड की एफिशिएंसी बढ़ गई या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ गई। बेटा आपने एसिड को ऐसा अपग्रेड कराया कि अब एसिड की एफिशिएंसी बढ़ गई, अब कम वक्त में वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है, इसको भी एफिशिएंसी बोलते हैं। या इसका एक और मीनिंग भी लिखा है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट। पहले अज्यूम करते हैं हमारे पास एक मार्कर बनाने वाली मशीन थी, तो पहले हम प्लास्टिक डाल के बटन ऑन करते थे तो बहुत बेकार क्वालिटी का मार्कर बन के निकलता था। अब हम यही प्रोसीजर कर रहे हैं तो बहुत आला आला क्वालिटी का मार्कर बन के निकल रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप आला क्वालिटी का मार्कर बना के आला क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी का मार्कर मार्केट में बेचोगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगी। ज्यादा प्राइस मिलेगी तो इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा ना। या चलो ज्यादा प्राइस ना भी लो, तो भी अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज अपने कस्टमर्स को दोगे तो इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अगेन दिस इज योर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। नंबर 3, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। इधर देखें, आपने ऐसा खर्चा किया अपने एसेट में कि जिससे एसेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई। मिसाल सुने, सुना, हमारा एसेट मैनुअल एसेट था जिसको 10 लोग मिलकर ऑपरेट करते थे। 10 लोग मिलकर ऑपरेट करते थे। हमने एसेट में ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगाई कि अब सिर्फ एक बंदा ऑपरेट करेगा। अब सिर्फ एक बंदा ऑपरेट करेगा, इसका मतलब 9 लड़कों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बच गई, 9 लड़कों की सैलरीज बच गई। तो बेटा ये भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक बेनिफिट है। सही, तो यहां देख लें भाई, जो अब मैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, दिस इज सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, दिस इज सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट भी कैपिटलाइज हो जाएगी, फ्यूचर में खर्चा जो आप करोगे वो भी कैपिटलाइज हो सकता है। कब? इफ, ये रहा अगर, इफ दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को वो बढ़ा दे, उस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को वो बढ़ा दे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को वो बढ़ा दे। ओके, राइट? हाँ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें, फिर मैं इसके सवाल अब आपको बना बना के सॉल्व कराता हूँ। पहले अपने सवाल कराऊंगा, फिर थोड़े किट के भी देख लेंगे, प्लीज। चलो, अब सामने देखिए, मैं आपके सामने पहला सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का एक सवाल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। यहाँ देखिए, देखो ये जीरो है,
यहाँ ईयर 0 पे मैंने एक एसेट बाय किया था 10,000 का, आराम से देखें बेटा। ईयर 0 पे मैंने एक मशीन बाय की थी 10,000 की, इसकी लाइफ थी 5 इयर्स। ओके, एक एसेट बाय किया था 10,000 का, इसकी लाइफ थी मेरे प्यारे बच्चों 5 साल। ओके नाउ, अच्छा ये बात नहीं भूलना कि जब भी कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड ना गिवन हो क्वेश्चन में तो स्ट्रेट लाइन होता है। बहुत पुरानी बात है, आप लोगों को पता होगी। अगर क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन मेथड ना गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा डीम्ड। दूसरी बात, अगर और से सुने, क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू ना गिवन हो तो जीरो एज्यूम करते हैं। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू ना गिवन हो तो जीरो एज्यूम करते हैं। सही है, तो अब देखो इस बार ना स्क्रैप वैल्यू है ना मेथड है, तो 10,000 डिवाइड बाय 5, यहाँ भी 2,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। देखें यहाँ भी 2,000 की डेप्रिसिएशन आ गई और यहाँ भी 2,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। सही है बेटा, अब आप मुझे बताएं 10,000 का एसेट था, पहले साल 2,000 से डेप्रिशिएट हुआ, सेकेंड ईयर 2,000 से। आप मुझे बता सकते हैं ईयर 2 के एंड पर इसकी एनबीवी कितनी होगी? ईयर 2 के एंड पर एनबीवी होगी 6,000। ईयर 2 के एंड पर मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चा, एनबीवी कितनी होगी? नेटवर्क वैल्यू 6,000 होगी। अब ईयर 2 के एंड पर आपने इस एसेट पे सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। देखो आपने इस एसेट पे सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, या इसको बोल दो अपग्रेड कराया। आपने एसेट को अपग्रेड कराया, सही है, और अपग्रेड कराया 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का अपग्रेड कराया, 6,000 रुपए का और खर्चा किया। फिर बोल रहा हूँ ईयर 2 के एंड पर आके खोलो, एनबीवी थी 6,000। ईयर 2 के एंड पर एनबीवी कितनी थी? 6,000। और आपने 6,000 रुपए और खर्च किए। आपने 6,000 रुपए का और खर्चा किया। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो इधर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ ये देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर टोटल लाइफ ऑफ एसेट इंक्रीज टू 6 इयर्स। देखें बेटा मेरे बच्चों इधर देखो, ओरिजिनली टोटल लाइफ थी 5 साल, ओरिजिनली टोटल लाइफ कितनी थी? 5 साल, अब हो गई 6 साल। ओरिजिनली टोटल लाइफ थी 5 साल, अब हो गई है 6 साल। आप खुद जहां बैठे हो वहां फैसला करो, जहां बैठे हो मेरे बच्चों वहां से फैसला करो कि क्या, जहां बैठे हो वहां से फैसला करो कि लाइफ बढ़ी है नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। 1 साल लाइफ बढ़ गई, तो 1 साल लाइफ बढ़ गई तो क्राइटेरिया मीट हो गया। क्योंकि क्राइटेरिया क्या था कि इस खर्चे की वजह से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, इस खर्चे की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीमेंट आया, इस खर्चे की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीमेंट आया और आ गया 1 साल लाइफ बढ़ गई तो फायदा हो गया ना। अब जरा एक बात सोचो, जब इस खर्चे की वजह से, सिर्फ देसी तरीके से सोचो, जब इस खर्चे की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया तो ये खर्चा कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होने का मतलब अब एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो एसेट की कीमत चेंज हो जाएगी। इधर देखें, एसेट ऑलरेडी 6,000 रुपए का था। ईयर 2 के एंड पर, सब बच्चे मेरी तरफ प्लीज, ईयर 2 के एंड पर एसेट ऑलरेडी 6,000 का था। 6 + 6 कितने का हो गया? 12,000 का हो गया। एसेट 12,000 का हो गया। अब एक और बात बोलूं, एक बार एक बार एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई, सिर्फ सब सोचें, एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी तो चेंज होगी। एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो गई तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। अब सुनो इधर देखो, एसेट अब 12,000 का हो गया। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ईयर 2 के एंड पे 12,000 का हो गया और इसकी जिंदगी एंड होगी ईयर 6 पे। अब इसकी जो लाइफ टोटल 6 साल हो गई तो जिंदगी एंड होगी ईयर 6 पे। अच्छा क्वेश्चन में इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नहीं जीरो है। क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जीरो है। अब देखो मैं तुम्हें जिंदगी में, जब तुमने पहली बार स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो भी ऐसे ही पढ़ा था, जिंदगी में पहली बार स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो भी ऐसे ही पढ़ा था। तो देखो बेटा, एसेट आज ईयर 2 के एंड पे 12,000 का है और जब जिंदगी खत्म होगी तो जीरो का हो जाएगा। तो 12,000 की चीज जीरो की हो जाएगी, 12,000 की चीज एंड में जीरो की हो जाएगी। तो बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है? रिमेनिंग लाइफ बची हुई है 4 साल। तो अगले 4 सालों में 12,000 की चीज जीरो की हो जाएगी, इसका मतलब अगले 4 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू 12,000 होगी ना। अगले 4 सालों में टोटल डिक्रीज इन वैल्यू 12,000 होगी ना। तो 12,000 4 साल की है तो 1 साल की कितनी हुई? 3,000 नहीं हुई? तो आप देखें यहाँ, इधर मैंने लिखा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब बच्चे देख लें। ये देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिवाइज्ड एनबीवी। देखो याद रखना, रिवाइज्ड एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिवाइज्ड एनबीवी, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिवाइज्ड एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इधर देखें, बताओ
रिवाइज एनबीवी कितनी है, 12,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 0, डिवाइड बाय बेटा रिमेनिंग लाइफ बची है 4 साल, बहुत प्यार से, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है 4 साल, तो 12,000 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 3,000 पर एनम आ गया। इसका मतलब बेटा आज के बाद ये एसेट 3,000 से डेप्रिशिएट होगा। आज के बाद ये देखें तो देखें, ईयर 3 में भी ये 3,000 से डेप्रिशिएट होगा, ईयर 4 पे भी 3,000 से डेप्रिशिएट होगा, ईयर 5 पे भी, एंड सो ऑन। हर साल ये 3,000 से डेप्रिशिएट होगा, हर साल मेरे प्यारे बच्चों ये 3,000 से डेप्रिशिएट होगा। और एक बात बोलूं, कुछ चीजें कॉमन सेंस की भी हैं। जब सोचो, एक बार एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। एक बार एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो उसके आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। मेरी तरफ देखें, पहले इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 2,000 थी। पहले इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 2,000 थी। और अब मेरे बच्चों इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 3,000 हो गई। सही है। तो देखो, ये पहली एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सॉल्व की है। ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चों मैंने आपके सामने सॉल्व की है, जिसमें मैंने एसिड में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी किया, उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज भी करा, क्योंकि हाँ क्राइटेरिया मीट हो रहा था, वो सब इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाले क्राइटेरिया मीट हो रहा था इस वजह से। ठीक है, राइट। और फिर इसकी नई डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर दी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको कॉपी करें, आराम से कॉपी करें। ये ले, टेक योर टाइम। लाइफ 4 इयर्स कैसे हो गई, सुनो। टोटल लाइफ 6 साल हो गई थी, और जो लाइफ गुजर गई है वो 2 साल है, तो 6 - 2 4। टोटल लाइफ 6 इयर्स हो गई थी, और बेटा जो लाइफ गुजर गई है वो 2 साल है, तो 6 - 2 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगा।
कर लिया बेटा? बच्चों कॉपी कर लिया? बोलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो बेटा। ईयर 0 पे आपने एसेट बाय किया था, 20,000 का लाइफ थी उसकी 20 ईयर्स। और से देख लें, कोई मेथड नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो वो जीरो गिर नहीं जाएगी, स्क्रैप वैल्यू जीरो मानी जाएगी, राइट? ओके। उसके बाद बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नो चेंज। अब देखो ईयर 3 के एंड पे, इस बार ईयर 3 के एंड पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। ईयर 3 के एंड पर 34,000 का, 34,000 का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नो चेंज इन रिमेनिंग लाइफ, बट efficiency of asset increase, efficiency of asset increase, requirement PNL and SOFP for year 4। चलो डिसीजन लो, year 4 का PNL और SOFP एक्सट्रैक्ट बनाओ। करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें।
कर लिया। देखें, सिंपल 20,000 डिवाइड बाय 20 ईयर्स। सबसे पहले ये ईयर 1 है, ईयर 2 है और ईयर 3। सुनो, 20,000 डिवाइड बाय 20 ईयर्स, एक साल की कितनी आई बोलो? 1000। एक साल की डेप्रिसिएशन आई 1000, तो 1000 की डेप्रिसिएशन यहाँ बुक की होगी, 1000 यहाँ बुक की होगी, 1000 यहाँ बुक की होगी, पक्का? तो 20 में से एक एक और एक 3000 लेस करोगे तो यहाँ आपके पास एनबीवी आ जाएगी 17,000। एनबीवी कितनी आ जाएगी? 17,000। अब सिर्फ ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने इसे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने इसे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना, सिर्फ ये डिसीजन लेना है। हाँ बिल्कुल करना है। बेशक लाइफ चेंज नहीं हुई, लाइफ चेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने एक मिसाल में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। लेकिन बेटा इस खर्चे की वजह से एफिशिएंसी तो बढ़ गई ना, तो एफिशिएंसी का बढ़ना भी तो इकोनॉमिक बेनिफिट है भाई। एफिशिएंसी का बढ़ना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो गए, यस गो अहेड। 34 प्लस 17, 34 प्लस 17 एसेट की वैल्यू हो गई 51। एसेट हो गया 51 का, आज एसेट यहाँ 51 का हो गया, सही है। अच्छा बेटा, इसकी टोटल लाइफ 20 साल थी, इसकी टोटल लाइफ 20 साल थी, और गौर से सोचो 3 साल गुजर गए। इसकी टोटल लाइफ 20 साल थी और 3 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स बची होगी। रिमेनिंग लाइफ मेरे बच्चों 17 ईयर्स, 17 साल बची होगी। रिमेनिंग लाइफ कितनी बची होगी? 17 साल बची होगी। ओके, तो अब आपको पता है कि एक बार एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए तो आज के बाद उसकी डेप्रिसिएशन इस तरह कैलकुलेट होती है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर ईयर डेप्रिसिएशन मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, इज इक्वल टू रिवाइज एनबीवी कितनी है? 51 माइनस कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 17 ईयर्स। बेटा बताएं कितना है? 51,000 माइनस 0 डिवाइड बाय 17 ईयर्स, ये आ गया 3000 पर एनम, सही है। तो बेटा आप देखें तो देखें, आने वाले साल में अब जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी? 3000 की होगी। आने वाले साल की डेप्रिसिएशन 3000 की होगी। अच्छा, एक और चीज भी इस सवाल में मांगी है, वो भी सीख लो। बताओ ईयर 3 के, ये ईयर 4 के बिगिनिंग में, ईयर 3 का एंड बोल दो, ये ईयर 4 के बिगिनिंग में एसेट 51 का हो गया था। ईयर 4 के बिगिनिंग में एसेट 51 का हो गया था। मेरी बात को सुनना, 51 में से मजीद जब ये साल गुजरेगा, ईयर 4 गुजरेगा, तो 51 में से मजीद 3000 का और डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो एनबीवी कितनी हो जाएगी? एनबीवी हो जाएगी 48,000। एनबीवी हो जाएगी 48,000, तो 51 माइनस 3, 51 माइनस 3 48,000, 51 माइनस 3 48,000 आपके पास आ जाएगा। 51 माइनस 3 48,000 की आपके पास एनबीवी आ जाएगी। 48,000 की मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एनबीवी आ जाएगी। तो अब देखो उसने क्या मांगा है ईयर 4 का, एक तो पीएनएल मांगा है। पीएनएल हमेशा फॉर द ईयर बनता है, पीएनएल हमेशा फॉर द ईयर बनता है, तो उसमें 3000 का एक्सपेंस जाएगा। और ईयर एंड पे, ईयर 4 के एंड की एसओएफपी में, ईयर 4 के एंड की एसओएफपी में 48,000 की एनबीवी चली जाएगी। 48,000 की एनबीवी चले जाएगी। देख ले मेरे बच्चों, प्लीज देख लो। देख लो बेटा, एसिड एक बार 51 का हो गया और 51 को डिवाइड बाय 17 ईयर्स करा, तो एक साल की डेप्रिसिएशन 3000 आई। तो बस अब अगले ही साल 51 में से 3000 डेप्रिशिएट हो गया, एसिड अब 48 रह गया। अब हर साल 3-3 हजार से कम होता रहेगा। आने वाले सालों में हर साल 3-3 हजार से कम होता रहेगा। नहीं, एक सवाल आया एसओएफपी में एक्यूमुलेटेड, नहीं डायरेक्ट एनबीवी दिखा लें। डायरेक्ट एनबीवी, एसओएफपी में डायरेक्ट एनबीवी दिखाएं, दैट्स इट, बहुत काफी है। चलो अब मैं तुम्हें जानबूझ के स्क्रैप वैल्यू दूंगा। देखो एक बात सुनो, एक एसिड की ओरिजिनल स्क्रैप वैल्यू होती है, और अगर मैंने जाके फ्यूचर में उसको अपग्रेड कराया तो हो सकता है अपग्रेड होने की वजह से उसकी स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो जाए। बहुत महंगी चीजें अंदर लगा दी तो बाद में उसका कचरा भी तो महंगा बिकेगा। अगर मैंने बहुत महंगी चीजें अंदर लगा दी तो बाद में पुराना होने के बाद भी तो महंगा बिकेगा ना, सही। तो अब मैं ऐसा सवाल बनाऊंगा जिसमें स्क्रैप वैल्यू भी आपके सामने चेंज करके दूंगा। चलो ये लिख लिया।
चलो बेटा यहाँ देखिए क्या सवाल है। ईयर 0 पे एक एसेट लिया, उसकी ओरिजिनल लाइफ थी 10 साल और स्क्रैप वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू थी 10,000। सही है, आपके सामने है सब। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000, मैंने जरा बीच में एरो बना के लिख दिया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, बिकॉज ऑफ दिस टोटल लाइफ इंक्रीज टू 12 ईयर। बेटा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से टोटल लाइफ बढ़ के 12 साल हो गई। रिवाइज स्क्रैप वैल्यू अब हो गई है 14,000। सही है। रिक्वायर्ड पीएनएल एंड एसओएफई फॉर ईयर 5। चलो स्टार्ट करो। ईयर 5 का पीएनएल और एसओएफई बनाओ, देखते हैं कौन करके देता है। अच्छा सवाल है ये। बेटा प्लीज सॉल्व करके दें, सॉल्व करके दो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, कम ऑन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप ओल्ड डेप्रिसिएशन निकाल लो। ओल्ड डेप्रिसिएशन आपकी होगी पर ईयर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये देखो कॉस्ट थी 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू थी 10,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 10 साल। ये रही ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 ईयर्स। तो ये आ गया 4,000 पर एनम। 4,000 पर एनम, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 4,000। सही है, देखते रहे बेटा। अब देखें, ये मैंने ये लिखा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये 4 साल निकाल दिए। ठीक है, इधर देखें
यहाँ भी 4000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, और यहाँ भी 4 से। ठीक है, 4 साल गुजर गए। तो बताओ, कॉस्ट है 50,000। पहले एनबीवी निकाल रहा हूँ, पहले एनबीवी। कॉस्ट है 50,000। एनबीवी सिर्फ क्या होती है, स्ट्रिक्टली सुने, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनबीवी क्या होती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 में से 4 साल की डेप्रिसिएशन लेस करो 16,000 की, तो ये आ गई एनबीवी 36। एनबीवी सीधी सीधी आ गई 36। सही है। ईयर 4 के एंड पे आ गई या ईयर 5 के बिगिनिंग पे, ये एक ही बात होती है। ईयर 4 के एंड पे आ गई, ईयर 5 के बिगिनिंग पे आ गई, ये एक ही बात होती है, कम हो गई। सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कितने का हुआ है, 30,000 का। और हाँ, लाइफ बढ़ी है। देखो, ओरिजिनल लाइफ 10 साल थी, 10 से 12 हो गई। ओरिजिनल लाइफ 10 साल थी, 10 से 12 हो गई, लाइफ बढ़ी है। तो लाइफ बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा है। लाइफ बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा है भाई। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आप कैपिटलाइज करोगे। $66,000 आ गया। 66,000, अच्छा सॉरी 34 है। मैंने माफी माफी, मैंने 36 लिख दिया, वो 34 है यार, मैंने गलती कर दी। सही है, ये 34 है। 50 में से 16,000 लेस करेंगे, 34 आएगा। माफी माफी माफी। ठीक है। अब बेटा, अब लाइफ एंड होगी ईयर 12 पे। लाइफ, टोटल लाइफ हो गई है 12 साल। टोटल लाइफ कितनी हो गई, 12 साल। तो लाइफ एंड होगी ईयर 12 पे। ईयर 12 पे एंड होगी, ईयर 12 पे एंड होगी। सही है। कोई बच्चा मुझे बताता, हम ईयर 4 के एंड पे खड़े हैं और ईयर 12 पे लाइफ एंड होगी, तो रिमेनिंग लाइफ 8 साल बची है ना। रिमेनिंग लाइफ तो निकालना आती है ना। टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड निकाल दो। टोटल लाइफ में से लाइफ स्पेंड, तो रिमेनिंग लाइफ 8 साल बची है। अब इधर देखें, अब पर ईयर डेप्रिसिएशन दोबारा निकालूं। पर ईयर डेप्रिसिएशन दोबारा निकालूं। क्या फॉर्मूला है देखें, रिवाइज्ड एनबीवी, ये रही रिवाइज्ड एनबीवी। रिवाइज्ड एनबीवी हो चुकी है 64 की, याद रखना। रिवाइज्ड एनबीवी 64 की हो चुकी है। अच्छा, इसमें से लेस होगी रिवाइज स्क्रैप वैल्यू। भाई स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो गई। स्क्रैप वैल्यू अब इस सवाल में है, वो है 14 की। डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ है 8 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ 8 इयर्स। देखें, रिवाइज एनबीवी लेस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। बताओ, 50,000 डिवाइड बाय 8 कितना होता है। लो भाई, आज के बाद ये 6250 पर एनम की डेप्रिसिएशन आ गई। आज के बाद पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है 6250। आज के बाद पर ईयर डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों आ रही है 6250। तो अब आप क्या करोगे, तो देखो, इधर देखें, मैं अपनी तरफ से ईयर 5 बना रहा हूँ। ये देखें, ईयर 5 है। ईयर 5 की डेप्रिसिएशन आएगी 6250। 64,000 में से अब देखो, 6250 तो एक्सपेंस आ गया। अब मुझे बताएं, ईयर 4 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पर या ईयर 5 के बिगिनिंग पे एसेट की वैल्यू थी 64। ईयर 4 के एंड पर या ईयर 5 के बिगिनिंग पे एसेट की वैल्यू थी 64,000। ये एक साल में 6250 से डेप्रिशिएट हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ एनबीवी क्या हो गई होगी बेटा। यहाँ एनबीवी होगी, हो गई होगी 64 माइनस 6250 करो। 64,000 माइनस 6250 होता है 57750। ये एसओएफपी में चला जाएगा। 57750 ये एसओएफपी में चला जाएगा। तो एसओएफपी में कितना जाएगा, 57750। और बेटा पीएनएल हमेशा फॉर द ईयर बनता है, उसमें जाएगा 6250। तो पीएनएल में आएगा 6250, एसओएफपी में आ जाएगा 57750। ये लो, सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। पूरा पूरा सवाल स्क्रीन पे है आपके पास।
कर लिया बेटा प्यारे बच्चों? अच्छा, अब देखें एक सुपर कॉन्सेप्ट समझ लें, एक चीज जिसको मैं बोलता हूँ, ये चीज समझ गए तो आप सारी बात समझ जाएंगे। देखें, ये याद रखना, देखो नॉर्मली देखें, इस बात को समझ लेंगे तो आप बहुत सारे सवालात भी कर लेंगे। पर ईयर डेप्रिसिएशन में एक होती है एसेट की वैल्यू, एक होती है स्क्रैप वैल्यू, एक होती है लाइफ। ठीक है, ये तीन चीजें होती है ना। पहले नया नया लेते हो तो एसेट की वैल्यू कॉस्ट होती है, याद है? और नया एसेट लोगे तो कॉस्ट होगी, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ। अब इन तीनों में से कोई भी चीज बाद में चेंज होगी ना तो आपकी पर ईयर डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, बस ये याद रखना। भाई एसेट की वैल्यू छेड़ोगे, बाद में एसेट की कीमत छेड़ोगे तो भी पर ईयर डेप्रिसिएशन चेंज होगी। बाद में अगर कभी एसेट की स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी तो भी आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। और ये लाइफ को छेड़ोगे तो भी डेप्रिसिएशन चेंज होगी। देखो ये तीन चीजों से मिलकर डेप्रिसिएशन निकल रही है, सोचो ना। एसेट की वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू और उसकी लाइफ, इन तीन चीजों से मिलके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। इन तीन चीजों से मिलके मेरे प्यारे बच्चों पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी चीज अगर चेंज हो जाएगी तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, ये फलसफा नहीं भूलना। इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो गई तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। ओके, राइट। चलो ये दो एग्जाम किट के सवाल आते हैं, करें। ये दो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं, अच्छे सवाल आते हैं, बीबीबी की किट के हैं गालिबन। करें, स्टार्ट करें। चाहे तो पिक्चर भी ले लें इसकी, इन दोनों क्वेश्चंस की मैंने इनलार्ज कर दिया ताकि आप आराम से कर सकें। बेटा सॉल्व करके दे जल्दी जल्दी, स्पीड अप प्लीज, स्पीड अप।
चलो इधर देखें, सबसे पहले 8.16 करते हैं। बैक्स्टर कंपनी परचेज एन एसेट ऑन 11x1। देखें, इन्होंने सबसे पहले एसेट बाय किया है 11x1 को, यहाँ बाय किया है कितने का, 1 लाख का बाय किया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, ठीक है जी, 5 साल की इसकी लाइफ है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये आ जाएगा 11x2 और ये आ जाएगा 11x3, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताओ क्या कह रहे हैं, इट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, ओरिजिनल लाइफ भी 5 साल थी, तो आपने 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करा, ओरिजिनली 1 लाख को डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20,000, ओरिजिनली 20,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ आई, 20,000 की यहाँ आई, ठीक है बेटा। 1 लाख में से 20 और 20 लेस कर दो, 1 लाख में से 20 और 20 लेस कर दो, ये आ जाएगी एनबीवी 60, ये आ जाएगी एनबीवी कितनी बेटा, 60,000 की एनबीवी आ गई। अच्छा बेटा, अब आज के बाद लाइफ चेंज हो रही है, आज के बाद लाइफ चेंज हो रही है, और अब लाइफ हो रही है 8 years टोटल लाइफ, sorry, on 11x3 Baxter company revised the remaining direct ready-made remaining life given है। अच्छा एक बात सुनो, कभी कभार टोटल लाइफ गिवन होती है तो आपको रिमेनिंग निकालनी होती है, इस बार रिमेनिंग लाइफ डायरेक्ट गिवन है। बेटा आपकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल है, तो बस अब आज के बाद, इधर देखो, आज के बाद आपको फ्यूचर में जब भी डेप्रिसिएशन निकालनी है तो पर ईयर डेप्रिसिएशन सिंपल क्या होगी, इधर देखो, एसेट की एनबीवी 60,000 है, एनबीवी तो चेंज नहीं हुई ना इस बार, स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं इस सवाल में, डिवाइड बाय 8 years कर दो बस, ये देख लो। एसेट की क्या है, एसेट की एनबीवी जिस दिन लाइफ चेंज हुई उस दिन की एनबीवी माइनस स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, वही फॉर्मूला जो ऊपर करना था। 60,000 डिवाइड बाय 8 कितना होता है बोलो, 60,000 डिवाइड बाय 8 बोलो भाई, 7,500, ये आ गया 7,500। अब मुझे एक मिनट, ये नीचे रिक्वायरमेंट में कौन सा साल बोल रहा है, 31/12x3, बेटा ये रहा 11x3 के बाद जो साल एंड होगा ना वही होगा 31/12x3। सब बच्चे यहाँ देखें, बताओ 11x3 को एसिड की एनबीवी थी 60,000, 11x3 को एसिड की एनबीवी थी 60,000, और इस एक साल में ये एसिड 7,500 से और डेप्रिशिएट हो गया। बेटा 11x3 को एसिड की नेट बुक वैल्यू थी 60,000 और इस एक साल में 7,500 से डेप्रिशिएट हुआ, तो 60 में से 7,500 लेस कर लो तो ईयर के एंड की एनबीवी क्या होगी, ये रहा आंसर, आंसर इज बी, आंसर इज बी, देख लो भाई तुम्हारे सामने, आंसर इज बी। किसी से हुआ था, किसी से हुआ था, होना चाहिए था यार, कोई बिल्कुल एबनॉर्मल सवाल नहीं था ये, किसी अल्लाह के बंदे ने कर लिया था, बोलो। अब चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्या कह रहे हैं, S company purchased a machine with an estimated life of 5 years for 34,000 on 30th September, ये डेट है बाइंग डेट, ये देखें बाइंग डेट है 30th September X5, ओके। कितने की मशीन ली थी, 34,000 की, 34,000 का एसिड बाय किया था, ठीक है। अब कह रहे हैं एस कंपनी प्लान टू स्क्रैप द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और इसकी ओरिजिनल स्क्रैप वैल्यू थी 4,000, ठीक है जी, ये देख लो, और लाइफ कितनी थी इसकी, लाइफ 5 साल थी, ठीक है। ये देखो अगर मैं पर ईयर डेप्रिसिएशन इनिशियल निकाल देता हूँ ना, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट जो कि 34,000 थी, 34 माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 4,000 थी, डिवाइड बाय लाइफ जो कि 5 साल थी, ठीक है। 34 माइनस 4 इज 30, 30 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6,000 पर एनम, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6,000 पर एनम, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इधर देखो, अब बताओ बेटा ओरिजिनल डेप्रिसिएशन आई है 6,000, अब ये कब लाइफ चेंज हो रही है, देखो लाइफ चेंज कब हो रही है, ऑन 1 अक्टूबर X8, ये देखें पहले मैं जाता हूँ 30 सितंबर X5 से लेके 30 सितंबर X6, ये एक साल है,
30 सितंबर x7, और फिर आप 30 सितंबर x8 लिख दो या 1 अक्टूबर x8 लिख दो, एक ही बात है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में एक दिन का ही फर्क है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में एक दिन का ही फर्क है, सही है। तो इसका मतलब सब सामने देखें बेटा, लाइफ चेंज हो रही है 3 साल बाद। लाइफ चेंज कब हो रही है? 3 साल बाद। 3 साल बाद आंखें खोल के देख लो, आंखें खोल के देख लो, 3 साल बाद चेंज हो रही है। तो बताओ, इधर पहले साल आपने कितने से डेप्रिशिएट किया? 6000 से यहाँ डेप्रिशिएट किया, 6000 से यहाँ किया और 6000 से यहाँ किया। सबसे पहले आपको एनबीवी निकालनी है। सबसे पहले जिस दिन लाइफ चेंज हो रही है उस दिन की एनबीवी निकालनी है। एनबीवी एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट 34,000 है, देख लो बेटा, आंखें खोल के देख लो। कॉस्ट है 34,000 माइनस 6, 6 और 6। कॉस्ट 34,000 है माइनस 6, 6 और 6 18। 34 में से 18 लेस करेंगे, 34 में से 18 लेस करेंगे तो एनबीवी आ जाएगी 16,000। एनबीवी कितनी आ गई? 16,000 आ गई। अब मैंने क्या कहा था आपको, पहले ही बोला था कि एसेट की या तो वैल्यू चेंज हो या लाइफ चेंज हो या स्क्रैप वैल्यू, तीनों में से कोई भी चेंज हो गई तो चीज चेंज हो गई। एसेट की लाइफ चेंज हो या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो या वैल्यू चेंज हो, तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो गई तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। तो इस बार क्या चेंज हुआ है? कह रहे हैं कि Sanguita revised the scrap value to 2000। बेटा इसकी स्क्रैप वैल्यू 4000 से 2000 हो गई। 4000 से 2000 हो गई। तो मैंने क्या बोला था कि कुछ भी चेंज हो, चाहे लाइफ चेंज हो, वैल्यू चेंज हो या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो, आने वाले कल की डेप्रिसिएशन चेंज होगी। अब देखो इधर देखो, सुनो स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा फिर से पर ईयर डेप्रिसिएशन। सब बच्चे यहाँ देखें, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनबीवी। तो चेंज नहीं हुई तो एनबीवी वही वाली लेंगे जो गिवन है। 16,000 की एनबीवी ली, माइनस स्क्रैप वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। यस, माइनस स्क्रैप वैल्यू अब हो गई है 2000। और अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है रिमेनिंग लाइफ? रिमेनिंग लाइफ बता सकता है? बताओ, लाइफ चेंज नहीं हुई है तो ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल। सोचो, ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल और 3 साल गुजर चुके हैं। ओरिजिनल लाइफ थी 5 साल और 3 साल गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी बेटा? 2 साल। बताओ, 16 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 7,000 पर एनम। 7,000 पर एनम बेटा, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है। 7,000 पर एनम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ चुकी है। उसने मांगा भी तो यही है, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज इस अगले साल की। देखो इस अगले साल की यानी 30 सितंबर x9 वाले साल की, यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगी 7,000। यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगी 7,000। ए इज द आंसर। ए इज द आंसर। डेप्रिसिएशन आ रही है 7,000। डेप्रिसिएशन आ रही है बच्चों 7,000 की। लिख लो प्लीज। 2 इयर्स इसलिए लिया बेटा, इधर देखें मैं लिख के समझाता हूँ। हमारी टोटल लाइफ थी 5 साल। ये देखें बेटा, टोटल लाइफ कितनी थी? 5 साल लेस लाइफ स्पेंट। लाइफ स्पेंट 3 साल है, सॉरी 3 साल गुजर चुके हैं ना बेटा। देखें 1 2 3 आपको नजर आ रहे होंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग लाइफ बच गई तो 2 साल बस। तो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं जब भी नई डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ए आंसर है बेटा, ए। कर लिया कॉपी? बोलो बेटा, कॉपी कर लिया?
फिर जरा यहाँ बात को सुनेंगे आप लोग, जरा बात को सुनना गौर से। एक चीज में चेंज आ गया है कई सालों से, रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन बच्चों को इतना पता भी नहीं था। और हम लोग भी जब पढ़ा रहे होते हैं ना, जब छोटे बच्चों को, तो हम लोग दूसरे स्टाइल से पढ़ाते हैं। जरा सुनो, सामने देखें। हम लोग यूं पढ़ आप लोगों ने बचपन में जब पहली बार जिंदगी में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, तो टीचर ने कैसे पढ़ाया था? इस तरह पढ़ाया था। टीचर ने कहा था एक एसेट मैंने 1 लाख का खरीदा आज, एक एसेट हमने खरीदा 1 लाख का, और उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हुई है 5 years। उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हुई है 5 years। सुनो, 5 years। तो हम यूं बोलते थे कि जब 5 साल के बाद जब इसकी लाइफ पूरी हम यूज कर लेंगे, तो उसके बाद भी ये पूरा खत्म नहीं हो जाता, लेकिन बूढ़ी हालत में बिकेगा। तो लेटर से इससे हमें फ्यूचर में 20,000 रुपए मिल जाएंगे। जब फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे तो हमें 20,000 मिल जाएंगे। तो देखो, हम लोग, इवन मैं खुद, जब भी छोटे बच्चों को, ओ लेवल्स के या FA2 के छोटे बच्चों को हम डेप्रिसिएशन पढ़ाते हैं, तो स्क्रैप वैल्यू हम कैसे पढ़ाते हैं कि एक एसेट आज 1 लाख का लिया है, जब लाइफ एंड होगी तो एंड ऑफ द लाइफ में ये 5 साल का बिक जाएगा। एंड ऑफ द लाइफ में 5 साल का बिक जाएगा, ये वर्ड यूज करते हैं, जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी अभी BBP की या कैप्लन की या IFRS की बुक खोल लेना और स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़े, तो ये डेफिनेशन नहीं है। अब ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? होश में रह के सुनो, आंखें खोलो, बड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है। अब नई डेफिनेशन क्या कहती है बताऊं? आपने एक एसेट आज लिया 1 लाख का, आपने एक एसेट आज लिया 1 लाख का, आपने एक एसेट लिया आज 1 लाख का। और अगर जरा आंखें बंद करके सोचें, इसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 5 साल, इसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 5 साल। आंखें बंद करके यूं सोचना कि अगर इसको आपने 5 साल पहले लिया होता और आज ये 5 साल यूज हो चुका होता, यानी बूढ़ा हो चुका होता, तो आज कितने का बिकता? आज कितने का बिकता? दिस इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। बेटा, पहले दौर में हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते थे, वो हम कैसे पढ़ाते थे कि यार ये 5 साल बाद कितने का बिकेगा। हम लोग यूं बच्चे को बोलते थे कि 5 साल बाद ये कितने का बिकेगा, फ्यूचर वैल्यू। अब ऐसा नहीं है, अब प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या है? आप यूं सोचोगे कि जो एसेट आपने लिया है और आपने इसकी लाइफ एस्टिमेट की है 5 साल, तो यूं आंखें बंद करके सोचोगे कि अगर आज की तारीख में इसको हमने 5 साल पहले खरीदा होता, अगर हमने 5 साल पहले इसको खरीदा होता और आज ये 5 साल पुराना हो चुका होता, तो आज ये कितने का बिकता? यानी अब मैं बिल्कुल रियल वर्ड बोल रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू निकालते वक्त वैल्यू आज की लेंगे, वैल्यू आज के मार्केट की लेंगे, लेकिन यूजेज कौन सा सोचेंगे? जो 5 साल बाद वाला होगा। यूजेज यानी बुढ़ापा, वो सोचेंगे जो 5 साल बाद वाला होगा। वैल्यू आज की होगी, आज के दिन के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यूजेज कौन सा सोचेंगे? जो बूढ़े वाला, कि 5 साल बाद बुढ़ापे में कितने का मिलेगा। ठीक है, 5 साल बाद बूढ़ा हो चुका होगा, यानी अगर इसको मैं 5 साल पहले खरीदता और ये यूज हो चुका होता, तो आज कितने का बिकता? मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार सुनो। पुरानी डेफिनेशन क्या थी जो हम बच्चों को, छोटे को पढ़ाते हैं, कि आज एसेट लिया, 5 साल बाद हम बेचेंगे, तो 5 साल बाद ये कितने का बिकेगा, ये थी। अब क्या है? आपने एक एसेट आज खरीदा 1 लाख का, और उसकी लाइफ एस्टिमेट की कितनी? उसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 5 साल। तो अब आप आंखें बंद करके सोचोगे कि अगर यही एसेट आपने 5 साल पहले लिया होता और आज ये 5 साल यूज हो चुका होता, बूढ़ा हो चुका होता, तो आज कितने का बिकता? सही? ओके। तो आपने मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है? आज के दिन के हिसाब से निकालनी है। स्क्रैप वैल्यू के लिए आप जो मार्केट में जाओगे वो आज के दिन की, लेकिन बूढ़े एसेट की मार्केट वैल्यू निकालोगे। बुढ़ापा फ्यूचर वाला होगा, बुढ़ापा फ्यूचर वाला होगा। ओके, याद रखना इस बात को। ये चेंज आ गया, जब आप लोग बुक रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको क्लियर कट नजर आएगी। हाँ जी, नहीं समझे? बात समझ में आई? बताओ। अरे भाई, किसी भी एसेट की एग्जांपल ले लो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एसेट की एग्जांपल ले लो। आप ले लो, गाड़ी की एग्जांपल ले लो। एक गाड़ी आज आपने खरीदी है, आज आपने खरीदी है गाड़ी 1 लाख, आपने 10 लाख की गाड़ी लिया है, ठीक है। और आप उसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 10 साल, तो 10 साल बाद वो बूढ़ी हो जाएगी ना। तो बूढ़ी होने के बाद आप आज की मार्केट में जाओगे और देखोगे आज की मार्केट में 10 साल पुरानी गाड़ी कितने की है। आज की मार्केट में जाओगे और उसमें देखोगे 10 साल पुरानी गाड़ी कितने की है, बस सिंपल। लेकिन मार्केट आज की होनी चाहिए, मार्केट आज की होनी चाहिए कि आज की मार्केट में 10 साल यूज हुई गाड़ी कितने की है। एक बात नहीं है भाई, फर्क बात है। पहले दौर में बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू में फर्क होता है, फ्यूचर वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू में फर्क होता है।
चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक केस कराता हूँ स्पेशल। यहाँ देखें, एक एसेट मैंने आज खरीदा है, ये फॉर्मूला पता है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डेप्रिसिएशन के ऊपर, और मैं अब आप लोगों को यहाँ, अब आप थोड़ा बहुत सीख गए हो तो समझाता हूँ। ये वैसे ये मसला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ACCA के पार्ट 3 में आया था, SBR लेवल पे ये सवाल आया चुका है, सही है। लेकिन मैं तुम लोगों को बात समझा दूंगा और मैं तुम्हें सिखा दूंगा ये बात इंशाल्लाह। यार ऐसा, मैंने एक एसेट आज 10,000 रुपए का लिया है और उसकी स्क्रैप वैल्यू आ रही है 11,000 रुपए। अब बताओ उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। एक एसेट मैंने 10,000 रुपए का लिया है, मेरे से यहाँ कम्युनिकेट करना, और उसकी स्क्रैप वैल्यू आ रही है 11,000 रुपए की, मैं उसे डेप्रिशिएट कैसे करूंगा? बताओ, चैट बॉक्स में जवाब दो। आज ही के दिन की बात हो रही है। नो डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। आइए 16, 1 मिनट अजान हो रही है, फिर बताओ, 1 मिनट। चलो बेटा इधर देखो, पहली बात यह है कि एक एसेट 10,000 रुपए का आज है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 11,000 आ रही है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या बताऊं, अब आज नई डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं कि अब ये, अगर मैंने इसकी लाइफ 5 साल एस्टिमेट की, तो 5 साल बाद वाला यानी पुराना एसेट और महंगा चल रहा है, पुराना और महंगा चल रहा है। तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड ने कहा इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, इसकी डेप्रिसिएशन 0 होगी, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट ही नहीं है भाई। वैल्यू गिर ही नहीं रही, वैल्यू तो बढ़ रही है। वैल्यू गिरे, स्क्रैप वैल्यू कम हो, कॉस्ट ज्यादा हो, तभी वैल्यू गिरती है ना। तो नुकसान होगा तो डेप्रिसिएशन होगी, नुकसान होगा तो डेप्रिसिएशन होगी, तो इसकी डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी, ये बाकायदा केस लिखा हुआ है। अब मेरा सवाल ये कि ऐसा एसेट कोई है, कोई ऐसा एसेट है दुनिया में जिसकी, जो, देखो आज नया 10,000 का है, अभी अभी 10,000 का है, और 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल यूज कर लेंगे तो यूज हुआ हुआ एसेट आज की मार्केट में ही 11,000 रुपए का है। ऐसा कौन सा एसेट है भाई? और बताएं। वैसे गौर से सुने, एक मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मैंने जेनेटर का वर्ड यूज किया था, जेनेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी एग्जांपल दूं जो बिल्कुल फिट होती है, वो है कुछ एंटीक, एंटीक डेकोरेशन पीसेस, एंटीक और एंशियंट। बेटा आपको शायद पता हो गया, ऐसी दुनिया में कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं, ऐसी कुछ पेंटिंग्स और एंटीक डेकोरेशंस हैं कि वो जितनी पुरानी होती जाए उतनी उतनी कीमती हो जाती है। यानी अगर आपके सामने एक पेंटिंग ऐसी आ रही है जो एंटीक चीज जो 1920 की है,
तो वो इतनी महंगी नहीं होगी जितनी 1850 वाली महंगी होगी, क्योंकि वो जितना वक्त गुजरता जाता है वो उतनी ज्यादा, यानी उसकी कीमत ही उसकी पुराने होने की वजह से होती है कि कितनी कदीम है वो। बात समझ रहे हैं? ऐसी कुछ कदीम पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो नॉर्मली उनकी वैल्यू गिरती नहीं है, बल्कि उनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती है। तो ऐसे एसेट्स को फिर हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, फिर ऐसे एसेट्स को हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। सही है? ये केस बाकायदा, ये रियल केस है भाई, ये किस्सा है पूरा। ओके, इसी तरह गौर से सुनो, मैंने एक जनरेटर बाय किया और लेटेस्ट से मैंने अच्छा, यूजफुल लाइफ जो होती है ना वो हमारी मर्जी होती है भाई। ये जो यूजफुल लाइफ का वर्ड है ना, इसका मतलब हमारा इदारा कितना साल यूज करना चाह रहा है, ये अपनी मर्जी की होती है, कभी नहीं भूलना। ये हमारे जैसे एक एयरलाइन है, उसका नाम सुना होगा आपने, एमिरेट्स। बिल्कुल सुना है। एमिरेट्स की एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है वी हैव गॉट द यंगेस्ट फ्लीट। एमिरेट्स ये लिखता है वी हैव गॉट द यंगेस्ट फ्लीट, यानी एमिरेट्स बहुत जल्दी अपना जहाज चेंज कर लेता है। समझ लो 2 साल में जहाज चेंज कर लेता है, बहुत कम टाइम पीरियड में। ठीक है, तो अब अगर मैंने जनरेटर, कुछ बच्चों ने मुझसे जनरेटर का पूछा, तो मैं जनरेटर का जवाब देता हूँ कि अगर मैंने जनरेटर आज खरीदा है, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों की नहीं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज वगैरह होती है ना, तो इस वजह से जनरेटर नॉर्मली उसकी वैल्यू बढ़ ही रही होती है। तो अगर मैंने आज खरीदा 10,000 का और मैंने 2 साल यूज करने की नियत की है, तो जनरेटर वाला ही आपको बोल देता है कि 2 साल में भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि उल्टी बढ़ ही रही होती है, उसकी वैल्यू बढ़ ही रही होती है। तो अगर 2 साल पुराना जनरेटर भी आप ले लो ना उसी दिन, तो भी वो उसी कीमत में मिल रहा होता है। तो नॉर्मली इन दोनों में इतना फर्क नहीं होता, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम जनरेटर को भी इस कैटेगरी में गिन सकते हैं, इस कैटेगरी में गिन सकते हैं। ओके, बहरहाल ये बातें जहन में रखिएगा। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। और अब सारी एडवांस चीजें, अब रिवैल्यूएशन वगैरह वो सब FA2 में बेसिक लेवल पे भी नहीं थी, तो वो जरा एडवांस चीजें, सारी एडवांस बातें हैं। ठीक है, राइट? क्लासेस मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू।